जी दीदी। ठीक है, तो हमें आज क्या पढ़ना है? ईमेल। ठीक है, तो ईमेल जो है वो उसमें आप कहीं ना तो कहीं आप सभी परिचित होंगे कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हमें किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई रिस्पॉन्स आता है या कोई नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो हमारी ईमेल पर ही आते हैं। और इवन हमारा जो टेस्ट होता है या हम गूगल मीट से ज्वाइन करते हैं, वहां पे भी हमें हमारे ईमेल की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी एंड्रॉयड फोन हो, तो वहां सबसे पहले आपको ईमेल जनरेट करने को बोलता है या नहीं बोलता है ना? जी दीदी। हाँ, तो ईमेल से आप कहीं ना तो कहीं कोई भी हो, छोटा बच्चा हो जिसके पास एंड्रॉयड फोन है, तो वो ईमेल से परिचित होगा। पर ईमेल से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप चाहे तो हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ईमेल होता क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कैरी करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी दीदी। हम्म, ठीक है, तो ईमेल, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए संक्षिप्त ईमेल इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका है। ठीक है, लगभग हर कोई जो इंटरनेट का उपयोग करता है उसका अपना ईमेल खाता होता है, जिसे आमतौर पर ईमेल पता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर फेसबुक अकाउंट बनाने तक आपको ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ईमेल जो छोटी सी छोटी भी हमारी चीजें होती हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, हमें ईमेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं दो प्रकार के यहाँ पे पॉइंट दिए होते हैं ईमेल में। एक होता है टू, ठीक है, और एक होता है फ्रॉम, और एक होता है बीसीसी, और एक होता है सीसी। ठीक है, तो जो बीसीसी और सीसी होता है, इसके विषय में हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं। ठीक है, जैसे बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एक सामान्यतया भाषा में देखा जाए तो जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है यानी कि बीसीसी, यहाँ पर हम जिसका भी ईमेल, देखिए ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मैं अभी इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगी। बीसीसी जो होता है इसमें हम जिसका भी ईमेल डालते हैं उसको कोई भी नहीं देख सकता, ना टू वाले देख सकते हैं ना सीसी वाले देख सकते हैं। ठीक है, और सीसी कार्बन कॉपी जो होते हैं ये आपके टू वाले को भी देख सकते हैं, फ्रॉम वाले को भी देख सकते हैं। ठीक है, और बीसीसी वाले में जो भी ईमेल होगा वो सीसी को देख सकता है, टू को देख सकता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जिसका भी ईमेल होगा उसको कोई नहीं देख सकता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी परिभाषा दी हुई है। सीसी क्या है? सीसी यानी कि क्या हुआ? सीसी का फुल फॉर्म बताइए। कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। ठीक है, तो कार्बन कॉपी अगर आप एक विशेष व्यक्ति हैं तो किसी को ईमेल भेजना है और आप चाहते हैं कि बाकी तीन लोगों को भी पता रहे कि क्या ईमेल भेजा गया है, तो आप बाकी तीन लोगों का ईमेल कार्बन कॉपी में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि जिसको जो आपने जो टू वाले को आपने ईमेल किया है और आप चाहते हो कि ये ईमेल चार लोगों को एक साथ जाए, तो आप उनके उनका ईमेल किस में डालोगे? किस में डालोगे? सीसी में। सीसी में। ठीक है, ताकि उनके पास हमारी कार्बन कॉपी पहुंच जाए। सीसी करने से चारों को पता चल जाएगा कि ईमेल किस किस को गया है। ठीक है, और उन सबके ईमेल एड्रेस भी एक दूसरे को दिख जाएंगे। लेकिन बीसीसी क्या है?
तो बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अगर आप ईमेल भेजने के लिए बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं तो बीसीसी दोनों दोनों यानी कि टू वाले को भी और सीसी वाले को भी गुप्त तरीके से रहेगा। लेकिन अगर हम एक ही ईमेल 3 लोगों को भेजें तो एक को टू में ऐड करेंगे और दूसरे इंसान को सीसी में ऐड करेंगे, लेकिन तीसरे इंसान को हम बीसीसी में ऐड करें तो टू और सीसी एक दूसरे को ईमेल आईडी देख सकते हैं, परंतु मेरे अलावा किस किस पर्सन को ये ईमेल भेजी गई है, लेकिन बीसीसी वाला जो इंसान है ना तो टू वालों को देख पाएगा और ना ही सीसी वालों को। क्लियर है? यानी कि दोनों ही गुप्त रहेंगे। ठीक है, मैम एक बार और बता दीजिए बीसीसी। देखिए एक तरीके से जब हम कोई भी ईमेल खोलते हैं तो वहां पर आप सभी अपना ईमेल खोल के देख सकते हैं। वहां पे टू आता है और फिर उसके बाद बीसीसी आता है और फिर उसके बाद सीसी आता है। 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो टू वाला तो वो व्यक्ति हो गया जिसको हम भेजना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे शंकर जी को कोई ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम शंकर जी का ईमेल टू वाले में डाल देंगे। ठीक है, और वही ईमेल हम पूजा जी को भेजना चाहते हैं और वही हम ईमेल शालिनी को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पूजा का भी नाम पूजा का ईमेल डाल देंगे और यहाँ पे हम शालिनी का ईमेल डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे यदि मुझे किसी से छुपाना है, किसी को गुप्त रखना है कि पता नहीं चलना चाहिए, तो उसका ईमेल हम यहाँ डाल देंगे। तो ये जो बीसीसी में डलता है ये ईमेल गुप्त रहता है इन दोनों से, टू और सीसी से, लेकिन बीसीसी वाला टू और सीसी वालों को देख सकता है। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए नीचे लास्ट वाली लाइन पढ़िए, देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। बीसीसी वाला इंसान ना तो टू वाले को दिखाई देगा और ना ही सीसी वाले को। मतलब यहाँ बीसीसी में यदि हम ज्योति का नाम डाल देते हैं या रितिका का नाम डाल देते हैं, मान लो ज्योति का नाम डाल दिया, तो यहाँ पे जो श्रवण है, शंकर जी हैं, वो ज्योति को नहीं देख पाएंगे और पूजा और शालिनी भी ज्योति को नहीं देख पाएंगी। लेकिन ज्योति जो है वो शंकर जी को भी देख लेगी और पूजा जी को भी देख लेगी और शालिनी को भी देख लेगी। क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि मान लो कि आपकी कंपनी में एक ग्राहक को कोई समस्या आई। अब आपका बॉस उस समस्या को सही करने की जिम्मेदारी आपको देता है, लेकिन वो देखना भी चाहता है कि आपने ग्राहक के द्वारा क्या बात करी। तो यदि जो आपका बॉस है वो आपको देखना चाहता है और ग्राहक को वो ईमेल आपको भेजना है, तो ग्राहक को आप किस में डालोगे? किस में डालोगे? टू में। और अपने बॉस को किस में डालोगे? बीसीसी में। बीसीसी में कि सीसी में? सीसी में। सीसी में। हमें उसको कार्बन कॉपी भेजनी है ना, तो हम सीसी में डालेंगे। ठीक है, तो आप अपने ग्राहक का बॉस को देखना चाहता है ना। हाँ, बॉस देखना चाहता है ना, तो बॉस को हम सीसी में डालेंगे। लेकिन यदि हमें बॉस को छुपाना है तो हम बीसीसी में डालेंगे। यदि बॉस को नहीं छुपाना है तो हम सीसी में डालेंगे। अभी आगे देखिए, पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। ईमेल एड्रेस टू में डालकर अपने बॉस को एड्रेस में सीसी में रख सकते हैं। देखो कहा ना इसने, बॉस का एड्रेस किस में रख सकते हैं? सीसी में, यदि बॉस को देखना है। लेकिन यदि हमें ग्राहक से छुपाना है कि हमने ये ईमेल आईडी बॉस को भेजी है, तो हम बॉस को कहाँ डालेंगे बताइए? बीसीसी में। बीसीसी में। क्लियर हुआ सभी को? बेसिकली इसमें जिससे हमें छुपाना होता है उसे बीसीसी में डालते हैं और बीसीसी वाला सबको देख सकता है। बीसीसी वाला और सबको सब देख सकता बीसीसी है, वालों को पर नहीं सब देख लोग सकते। बीसीसी वाले को नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी दीदी। हाँ, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन सीसी और बीसीसी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सीसी और बीसीसी में अंतर जब आप
सीसी करते हैं तो सीसी की ईमेल एड्रेस की लिस्ट सभी ईमेल प्राप्त वाले व्यक्तियों को पता चल जाती है, लेकिन बीसीसी करने से ईमेल लिस्ट का पता नहीं चलता। दूसरा कह रहा है सीसी में लिस्ट का रिप्लाई सभी को पता चलता है, लेकिन बीसीसी में ईमेल का रिप्लाई छुप जाता है। ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं जब ईमेल की कॉपी एक से ज्यादा व्यक्ति को भेजना हो, साथ ही सबको पता रहे कि ईमेल किस किस को भेजा गया है, तो सीसी का इस्तेमाल करते हैं। और बीसीसी में ये होता है कि आपने जिसे ईमेल भेजा है ये नहीं पता चले कि यह ईमेल और किसी को भी भेजा गया है, तो फिर हम उसको बीसीसी का प्रयोग उसमें करते हैं। क्लियर है सभी को? जी दीदी। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पर एक प्रश्न देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड। ठीक है, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। अब देखिए ये एक प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कि एक ईमेल संदेश ए से बी सी डी ई और एफ की नीचे प्रदर्शित दृश्य क्षेत्र के रूप में भेजा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हाँ। अब क्वेश्चन में देखिए फ्रॉम जो भेजने वाला है वो ए है और टू प्राप्त करने वाला बी है और सीसी कार्बन कॉपी प्राप्त करने वाले सी और डी हैं और बीसीसी में आपके दो लोग यानी कि ई और एफ हैं। ठीक है। अब इसके ये उतारने के बाद आप चाहे तो एक पेज पर ही इसको लिख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर है। ठीक है, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। इसको चाहिए तो लिख लीजिए। 2 में बी है, सीसी में सी डी है, बीसीसी में ई एफ है। सबने लिखा? थोड़ा वेट कीजिए यस। ओके। तो 2 में आपका बी है, सीसी में आपका सी डी है, बीसीसी में ई एफ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है नेट की परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए करके देखिए क्या सही है और क्या गलत है। एफ इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि सी को संदेश भेजा गया था। बताइए ये सही है? एफ जो है वो इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि सी को संदेश भेजा गया है। सी तो कार्बन कॉपी में है ना, तो उसको तो पता ही चल जाएगा। यस और नो? सी तो दिखेगा। बताइए ये सही है? गलत है। गलत नहीं गलत है। हाँ। दूसरा ऑप्शन देखिए, सी इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि डी को संदेश भेजा गया है, तो सी वाला डी को नहीं देख पाएगा क्या? गलत है। ये भी गलत गलत। है। ठीक है। फिर कह रहे ई इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि एफ को संदेश भेजा गया था। सही है ये। हाँ। और फिर उसके बाद डी देखिए, डी ऑप्शन डी इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि बी को संदेश भेजा गया था। तो डी क्या जो सीसी वाला है वो बी वाले को मतलब यानी कि 2 वाले को नहीं देख पाता क्या? देख लेता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी कि जो बीसीसी में यदि 2 से 3 ईमेल हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर है? जी दीदी। सिंगल मेल देखेगी, डबल मेल नहीं देख पाएगी एक दूसरे को। हाँ, ये
बी है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ई इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि एफ वाला जो है वो भी संदेश उसको भेजा गया है, ठीक है। और ये जो सी डी और ये बी वाले हैं ये भी अनभिज्ञ है कि ई और एफ को भेजा गया है, ठीक है। क्लियर है? जी जी किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं आगे चलते हैं। नहीं नहीं मैम। मैम फ्रॉम वाला जैसे देख सकता है किसी को भी, क्या मैम? जैसे फ्रॉम जो है, जैसे टू तो सीसी को देख लेगा, कार्बन कॉपी को, लेकिन जो फ्रॉम है वो देख सकता है। क्यों नहीं देख पाएगा? फ्रॉम वाला तो भेज ही रहा है ना। आप यदि किसी को इनविटेशन भेज रहे हो तो आप तो उसको, आपको तो पता ही होगा कि आपने किसको किसको इनविटेशन भेजा है। भेजने अच्छा वाले ठीक तो है। आप ही हो, है ना। ठीक है, क्लियर है ना सभी को ईमेल वाला? जी मैम। हाँ जी दीदी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग आज सबसे ज्यादा युवा लोगों की ही सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स उतना सोशल नेटवर्किंग नहीं बना रहे। हाँ, हालांकि आजकल के पेरेंट्स भी सोशल नेटवर्किंग रखते हैं, बट सबसे ज्यादा जो एडल्ट्स हैं और 15 साल से और 30 साल के बीच जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग पे एक्टिव रहते हैं या एक्टिव रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऑनलाइन जुड़ने और साझा करने का एक तरीका है। ईमेल पर केवल कुछ लोगों के साथ साझा करने के बजाय सोशल नेटवर्क एक ही समय में कई लोगों के साथ जुड़ने और साझा करने में आसान बनता है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक उपयोग करता है, ठीक है। फेसबुक के कितने हैं? 1 बिलियन से अधिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। अब ये क्या है? तो चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि आईएम वास्तविक समय में भेजे गए पढ़े जाने वाले छोटे संदेश हैं जिससे आप ईमेल से ज्यादा जल्दी और आसानी से बातचीत कर सकते हैं। ये आमतौर पर तब उपयोग किए जाते हैं जब दोनों या सभी लोग ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। इसलिए आपके संदेश को तुरंत पढ़ा जा सकता है और तुलना करके ईमेल तब तक नहीं देखे जाएंगे जब तक प्राप्तकर्ता उनके इनबॉक्स में जांच नहीं करता। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग कहाँ होता है? जहां आप दोनों ही ऑनलाइन हो, ठीक है। यानी कि भेजने वाला भी ऑनलाइन हो और प्राप्त करने वाला भी ऑनलाइन हो। पर यदि आप ईमेल ईमेल करोगे तो वो व्यक्ति तभी देख पाएगा जब उसने ईमेल खोली हो। ऐसा होता है कि नहीं? तो ईमेल जी आपका, जी हाँ, ईमेल आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं आएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग में कौन कौन आते हैं बताइए जल्दी से, ऐप बताइए कौन कौन से आप लोग तो यूज करते हैं। व्हाट्सएप। हाँ देखिए रितिका बोल ट्विटर। रही है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? एप्लीकेशन के उदाहरणों में याहू मैसेंजर और गूगल हैंगआउट शामिल है, ठीक है। इंस्टा ये देखो याहू मैसेंजर भी है, ठीक है, गूगल हैंग आउट भी है, ठीक है। कुछ साइटें जैसे जीमेल और फेसबुक, यहाँ तक कि आप अपने वेब ब्राउजर से भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन मीडिया क्या है। तो कई साइटें जो आपके वीडियो देखने और संगीत सुनने की अनुमति देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यूट्यूब पर लाखों वीडियो देखकर पेंडोरा पेंडोरा सकते, ये क्या हो गया? या पेंडोरा पर इंटरनेट रेडियो सुन सकते हैं। अच्छा, पेंडोरा एक ऐप है, ठीक है। पेंडोरा पर इंटरनेट रेडियो सुन सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स पे हम लोग मूवी इत्यादि देखते हैं। हुलू जैसी अन्य सेवाएं आपको फिल्में और टीवी शो देखने की अनुमति देती हैं। और अगर आपके पास एक सेट टॉप यानी कि सेट टॉप स्ट्रीमिंग बॉक्स है तो आप उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन के बजाय सीधे टेलीविजन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है एवरीडे टास्क, ठीक है, आपका डेली टास्क जो आप रोजमर्रा में करते हैं। तो आप रोजमर्रा में कई कामों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं, अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं और किसी भी चीज के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। यह मुख्यतः लाभ सुविधा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के बजाय आप इन सभी कार्यों को घर पर ही कर सकते हैं।
किसके थ्रू कर सकते हैं बताइए? इंटरनेट। इंटरनेट। हाँ, देख रहे हैं इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आजकल आप लोग देख रहे हैं सिटी मॉल जैसे या फिर ब्लिंकिट ये सब चल रहे हैं, तो आपको इंस्टेंट 10 मिनट में आपके घर डिलीवरी हो जाती है ना? तो आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आपका काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट 3 आपका आता है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। इसमें हम सिर्फ थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा विषय है। ठीक है, तो उच्च पहले में हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स चलते हैं उनसे रिलेटेड इसके अंतर्गत आते हैं, और जो भी डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल होना उनका जरूरी है। तो ये क्या होता है इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार आईसीटी सूचना संरक्षण का साधन है। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं और सेवाएं तथा एप्लीकेशन आती हैं जो सूचनाओं के उत्पादन, संग्रह, कार्यविधि, वितरण और आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, तो उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलों में सबसे पहले आ जाता है आपका NMEICT। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है सभी को? जी दीदी। अब ये NMEICT होता क्या है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मतलब स्कॉलरशिप, ठीक है, फंड, जो भी फंड आता है यूनिवर्सिटी वगैरह को, तो ये केंद्र सरकार द्वारा, देखिए बीच बीच में आप लोग आते हैं ना तो बहुत डिस्टर्ब होता है। टाइम से आया करिए। चलिए, तो NMEICT क्या है? जो वित्तीय यानी कि वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पठन पाठन प्रक्रिया में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये क्या है आगे कह रहे हैं? उच्च शिक्षा इन द सेंस हायर एजुकेशन। ठीक है, उसमें सकल नामांकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनहेंसमेंट रेशियो, GER, ये एक बार पूछा गया है। ठीक है, GER को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुपात को 5% बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख उद्भावना है। ठीक है, तो 5%, ये हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि हायर एजुकेशन में NMEICT के अंतर्गत कितने प्रतिशत GER बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है या उद्देश्य रखा गया है? तो कितने प्रतिशत रखा गया है बताइए? 5। ठीक है, और इसकी गवर्निंग बॉडी यानी कि इसकी जो प्रमुख संस्था है वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा ये निर्मित किया गया है। इसके उद्देश्य यानी कि एम क्या है? तो पहुंच प्रदान करना, ठीक है, गुणवत्ता प्रदान करना, ठीक है, डिजिटल विभाजन को कम करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना और निष्पक्षता प्रदान करना। इसके अलावा शिक्षकों तथा छात्रों को सशक्त करना, यानी और फिर उसके बाद E-लर्निंग। ठीक है, मतलब आपको डिजिटल लर्निंग के द्वारा शिक्षण प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है सभी को NMEICT? एक बार फुल फॉर्म बोलिए इसका सभी लोग, एक बार फुल फॉर्म बोलिए। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए कृपया सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूक्स से तो आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है मूक्स का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस।
ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि इसका एक बार प्रश्न आया था तो ऑनलाइन आगे कर दिया था, ओपन पीछे कर दिया था। तो ऐसे करके ये कंफ्यूज करते हैं एनटीए वाले। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये निशुल्क यानी कि फ्री है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो सभी के लिए अवेलेबल है। और ये पाठ्यक्रम विश्व के विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं जो कि पाठ्यक्रम के अंत में प्रमाण पत्र भी देते हैं, मतलब ये सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है, कोर्स तो कराते कराते हैं पर सर्टिफिकेट भी देते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेट नहीं देती। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण क्या है, तो वेब प्रारूप का उपयोग करना, सहयोगात्मक अधिगम, और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो विषय में रुचि, पुनरावृत्ति, उच्च गुणवत्ता और जटिल नामांकन प्रक्रिया से मुक्त। मतलब इसमें जटिल नहीं होता है, बहुत इजी होते हैं। और पुनरावृत्ति कराया जाता है यानी कि रेपुटेशन कराया जाता है, बार बार रिपीट कराया जाता है। ठीक है, चीजों को ऑनलाइन है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वीडियोस डाल दिए जाते हैं और आप उसको रिपीट कर करके देख लेते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्वयं। स्वयं का भी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग योर यंग एंड एक्सपायरिंग माइंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन मंच कार्यक्रम मूक्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा है, तो एमएचआरडी, जो वर्तमान में क्या हो गई है, एमएचआरडी वर्तमान में क्या हो गई है, कोई बताएगा? मिनिस्ट्री ऑफ Ministry of Education. हाँ, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Ministry of Education. हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये पहले थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जो अब हो गई है एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये अभी नाउ यानी कि अभी वर्तमान समय का नाम है। ठीक है, तो इस पोर्टल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एआईसीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके द्वारा किसकी मदद से बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ये तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है, स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बोलिए। Study waves of active learning for young and aspiring. एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, हाँ, चलिए आगे क्या है, इसका प्रारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था जुलाई 2017 में। ठीक है, किसने किया था, तो प्रणब मुखर्जी ने। और इसका उद्देश्य क्या है, पहुंच यानी कि हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ठीक है, इक्विटी निष्पक्षता यानी कि निष्पक्षता होनी चाहिए, ये नहीं कि हम इनको नहीं पढ़ाएंगे हम इनको, इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है ये नवी कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर किसे बोलते हैं बताइए, हिंदी शब्द है ये। हाँ, PG. पीजी। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास से लेकर के पीजी तक की इसमें निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। किसमें निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, बताइए, स्वयं में। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास से लेकर के स्नातकोत्तर यानी कि पीजी तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आते हैं स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं और स्वयं प्रभा में थोड़ा अंतर है। इसके अंतर्गत डीटीएच चैनल्स आते हैं जो 24/7 आधार पर प्रसारित होते हैं। ठीक है, 24/7। और इसमें कितने चैनल है, 32 चैनल है। ये 34 हटा दीजिएगा, ये 34 गलत है कि 32, अभी ये कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार जरा पहले ऑनलाइन 32 था. हाँ,
इसके चैनल अपडेट हो गए, इसमें 40 चैनल्स हैं। क्या बोल रहे हैं? मैम इसके जो चैनल सब अपडेट हो चुके हैं, इसमें 40 चैनल्स हैं। अच्छा, अभी इस टाइम? यस मैम, करंट में। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने देख लिया नेट पे 40 चैनल्स हैं। ठीक है, तो ये 34 काट दीजिएगा, यहाँ पे 40 लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको भी सही कर दूंगी पीडीएफ को। तो 40 चैनल्स है और 140 टीवी चैनल्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा यदि आप लोगों को लिखना है तो। इसमें कितने टीवी चैनल्स हैं? तो 140। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो प्रतिदिन 4 घंटे का नया विषय प्रस्तुत होता है। ठीक है, इसमें 4 घंटे का नया विषय प्रस्तुत होता है और दिन भर में उसका पुनः प्रसारण होता है। ठीक है, और कितनी बार पुनः प्रसारण होता है? तो 3 बार। मतलब 4 घंटे का एक नया एपिसोड होता है जिसको 3 बार दिखाया जाता है, सुबह दोपहर शाम। यानी कि जो लर्नर है उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम निकाल करके उसको सीख सके। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है? तो इस परियोजना में जीसैट 15, ठीक है, जीसैट 15 नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता प्रदान करना, ठीक है, और डिजिटल विभाजन को कम करना और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण करना, निष्पक्षता प्रदान करना, ठीक है, और शिक्षकों तथा छात्रों को सशक्त करना। ये सब इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है इसमें एनडीएल यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। किसमें? एनएमईआईसीटी, जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। कोई फुल फॉर्म बताएगा क्या इसका? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन हाँ, थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया। चलो, अब इसके बाद क्या है? तो यह एक डिजिटल पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है। एनडीएल क्या है? लाइब्रेरी है। वस्तुतः ये ऐप है जो कि पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, निबंध, व्याख्यान, उपन्यास प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें कोई भी व्यक्ति किसी समय निशुल्क रूप से इसका लाभ ले सकता है और उपयोगकर्ता विषय शोध सामग्री आदि के माध्यम से विषय वस्तु को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो एनडीएल क्या है? हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है। क्या है? बताइए। डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेड, एनएडी नेट। ठीक है, अब ये क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये क्या है? तो यह योजना विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों और पुरस्कारों के रखरखाव, उपयोग तथा सत्यापन में सहायता करती है। ठीक है, इसमें आप अपने पुरस्कार इत्यादि और जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनको आप स्टोर करके संभाल के रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब्स मतलब आभासी लाइब्रेरी लैब। ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आती हैं, जो एमओई के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह योजना प्रयोग करने हेतु आभासी प्रयोगशालाएं प्रदान करता है। मतलब कहीं पर देखिए कोई भी हमें प्रयोग या प्रयोगशाला खोलनी है तो कुछ समय के लिए हम वहां पर वर्चुअल लैब्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यू। अव्यू क्या है? तो यह उक्त संस्थान द्वारा शुरू की गई पहल है जो आभासी कक्षा के वातावरण प्रदान करती है। ये क्या प्रदान करता है? इन्वायरमेंट प्रदान करता है। किसके लिए? वर्चुअल क्लासेस के लिए। ठीक है, क्लासरूम्स के लिए। नेक्स्ट है ई यंत्रा। ई यंत्रा भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है और ये एक ऑनलाइन परियोजना उक्त संस्थाओं में रोबोट का अध्ययन करती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ई यंत्रा क्या करता है? रोबोट का अध्ययन करता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो नेड यानी कि एनएडी क्या करता है? सर्टिफिकेट रखता है। वर्चुअल लैब क्या करती है? क्या करती है? आभासी प्रयोगशालाएं बनाती है। ठीक है, अव्यू क्या करता है? वातावरण प्रदान। हाँ, क्लासरूम का वातावरण देता है। ई यंत्रा क्या करता है?
बहुत फायदा चलाता है। हाँ, ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए, ई कल्पा, ई कल्प क्या है? ठीक है, ई कल्प क्या है? तो ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है। ये योजना डिजाइन के पठन पाठन हेतु आभासी वातावरण प्रदान करता है। तो ये डिजाइन मतलब क्रिएटिव, थोड़ा सा क्रिएटिव लर्निंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, ई आचार्य क्या है? तो ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है और ये सभी योजना परियोजना के एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त पाठ्य सामग्रियों को आधिकारिक कोश है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी पाठ्य सामग्रियां हैं वो सब पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? ई आचार्य में। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लिबनेट, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये क्या है? तो यह एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय सूचना और पुस्तकालय केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई विद्वान। ई विद्वान क्या है? तो ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है और इसमें इस योजना के द्वारा देश के प्रतिष्ठित और अग्रणी शैक्षिक संस्थानों में अध्यापनरत कार्यरत शिक्षकों, शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें होती है? ई विद्वान में। क्लियर है सभी को? जी दीदी। नेक्स्ट है ई ई शोध सिंधु। ठीक है, ई शोध सिंधु क्या है? तो इन्फ्लिबनेट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ एनएमईआईसीटी। ये भी इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करता है? एनएमईआईसीटी करती है, जो किसके अंतर्गत आती है? एमओई। एमओई मतलब जल्दी से बोलिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी क्लियर, सभी को क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। फिर ये क्या है? तो ये शोध पत्रों तथा ई पुस्तकों का एक कोश है। फिर आता है ई शोध गंगा। ये शोधार्थियों के लिए तो बहुत जरूरी है शोध गंगा। तो ये क्या है? तो शोध प्रबंधों का एक कोश है। इसमें शोध प्रबंध यानी कि थीसिस पाई जाती हैं। ठीक है, फिर शोध शुद्धि। शोध शुद्धि क्या है? तो ये प्लेगरिज्म जो होता है, डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी हम टॉपिक लेते हैं या जो भी हम थीसिस वगैरह लिखते हैं उसको हम प्लेगरिज्म इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम टीचर से क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत यानी कि एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ठीक है, और इसमें क्या है? इट यूजेस अ व्यू कोलैबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी। ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? अमृता यूनिवर्सिटी। एक बार शायद प्रश्न बना है। ठीक है, अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा ये डेवलप्ड किया गया है। इस मंच के द्वारा पूरे देश भर में विज्ञान के छात्र अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और उक्त संस्थान के शिक्षक उसका उत्तर देते हैं। यानी कि ये साइंस के लिए, साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं उनके लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है आपका कैंपस कनेक्टिविटी। कैंपस कनेक्टिविटी क्या है? ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है। इसमें आपके जो कैंपस में नेटवर्क आता है उसमें उसके लिए दिया गया है कि इसमें विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें 1 जीबीपीएस होता है और जो महाविद्यालय होते हैं उसमें 20,152 केबीपीएस इंटरनेट की सुविधा दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है फोशी, यानी कि द फ्री लिबर एंड ओपन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये क्या है? तो ये शैक्षिक संस्थानों में निशुल्क सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग में सहायता करता है। फिर आपका आता है बादल, यानी कि क्लाउड, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत है? तो इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ आईआईटी दिल्ली under to NMEICT to set up a robust 20x7 backed data center and the activities have been put up and
निक निक और एनकेएन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं यह योजना अत्यधिक मात्रा में सूचना संरक्षण हेतु बनाया गया है। इसकी सारी कार्य प्रणाली एनआईसी और एनकेएन डाटा केंद्र पर डाली जाती है और आईआईटी दिल्ली ई आचार्य के पाठ्य सामग्री का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है आपका एनकेएन यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड कनेक्टेड डिजिटल। ठीक है, तो ये क्या है 1000 शिक्षण संस्थानों को सम्मिलित कर एक समूह स्थापित करने की यह योजना है जिसकी सहायता से छात्रों को उक्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत कितने शिक्षण संस्थान आते हैं बताइए? 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रिड गरुड़। ठीक है, ग्रिड गरुड़ क्या है? तो ये भारत का पहला ऐसा समूह है जिसमें शैक्षणिक और वैज्ञानिक तथा शोध समुदाय के लोग सूचनाओं का उत्पादन तथा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो एनकेएन से जुड़ा होता है। एनकेएन का फुल फॉर्म अभी मैंने पीछे बताया था, बताइए क्या बताया था जल्दी से? नेशनल नॉलेज कुछ ऐसे करके था, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नॉलेज नेटवर्क। हाँ। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? तो अ वर्चुअल क्लासरूम हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये प्रश्न बन सकता है कि बृहस्पति किसके द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, अब हाँ, ये आभासी कक्षा है। ठीक है, यानी कि वर्चुअल क्लासरूम। और वर्चुअल क्लासरूम का इन्वायरमेंट आपको कौन देता है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, बताइए, देख लेते हैं। प्रयोगशाला। देखिए, आभासी कक्षा का वातावरण कौन देता है? अव्यू। प्रयोगशाला। ठीक है, और क्लासरूम कौन, आभासी वर्चुअल क्लासरूम कौन देता है? तो बृहस्पति देता है। ठीक है, ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन क्या है? तो यह एक टीवी चैनल का एक समूह है जो स्कूली छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र तथा वयस्कों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी क्या है? तो ये एफएम रेडियो चैनल का एक समूह है जो स्कूली छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र तथा वयस्कों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ठीक है, तो ज्ञानवाणी हमारा क्या है? एफएम है। और ज्ञान दर्शन हमारा क्या है बताइए? टीवी चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश क्या है? तो यह एक ज्ञान कोश है जो डिजिटल पाठ्य सामग्री को संरक्षित करता है। ठीक है, जो भी आपकी डिजिटल यानी कि पीडीएफ्स और वो सब होते हैं उनको संरक्षित करता है। फिर श्रुति दृष्टि। श्रुति दृष्टि से आपको समझ में आ रहा है कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्रज्ञा चक्षुष लोग होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो ये क्या है? तो यह योजना प्रज्ञा चक्षुष महिलाओं के लिए है जिसमें लिखित से मौखिक और लिखित से ब्रेल परिवर्तन की व्यवस्था है। यानी कि जो सुन नहीं सकते उनके लिए कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि। और जो सुन सकते हैं उनके लिए मौखिक पाठ्यक्रमों को रखा गया है। ब्रेल लिपि आप लोग जानते हो, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं कहीं, ऐसे डॉट डॉट करके बनाई जाती है। वो वैसे वो मूक बधिर जो लोग होते हैं ना उसके लिए वो प्रतिलिपि बना जाती है। हाँ, ठीक है, ताकि वो उसको छू करके समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। जैसे आप लोगों ने कभी ट्रेन में भी सफर किया होगा तो ट्रेन में जो नंबर सीट नंबर्स होते हैं तो वहां पर भी ब्रेल लिपि में ऐसे गुदा होता है, मतलब उसमें चित्र उभरे जाते हैं। आप उनको कभी टच करके देखिएगा तो वो चित्र उभरे से होते हैं, उसी को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, जो प्रज्ञा चक्षुष लोग होते हैं उनके लिए वो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है आपका ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? ये क्लास 1 से 12 के लिए है और एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया ऐप या पोर्टल है जिसपे कक्षा 1 से 12 तक की ई पुस्तकें उपलब्ध है। ई पुस्तक से रिलेटेड आप लोग समझ रहे हो, मतलब पीडीएफ्स उपलब्ध हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? तो यह योजना द्वारा 87 स्नातक, अब स्नातक किसे कहते हैं जल्दी से बताइए? अंडर अंडर पीएचडी होल्डर, अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए, ठीक है। और स्नातकोत्तर किसे कहते हैं? एमआईटी ग्रेजुएट, ठीक है। तो 87 स्नातक यानी कि 87 बीए विषयों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैम पीएचडी होने वालों को भी स्नातकोत्तर बोल देते हैं। पीएचडी वालों को विद्यावारिधि बोला जाता है। विद्या वाचस्पति या हाँ, विद्यावारिधि बोलते हैं ना, वाचस्पति का। हिंदी में वो शब्द होगा, मराठी में विद्या वाचस्पति है। अच्छा हो सकता है। यस यस। चलिए, ईपीजी पाठशाला, ईपीजी पाठशाला क्या है? तो ये भी देखिए, यहाँ पे था ई पाठशाला जो 1 से 12 कक्षा रखता है, और यहाँ पे है ईपीजी पाठशाला। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये भी आपका एनएमईआईसीटी के अंतर्गत आता है, और इसमें 70 यानी कि 70 एमए के विषय हैं। ठीक है, एमए की उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध हैं। फिर आता है एनपीटेल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग। ये क्या है? तो ये भी आपका एमओई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना है जो उपयुक्त संस्थानों के नेतृत्व में निशुल्क तकनीकी शिक्षा प्रदान करती है। तो किसके उसमें? तो ये आपके 6 शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। ये नाम पूछे जा सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एनपीटेल किसके अंतर्गत, किन शहरों के अंतर्गत आती है? तो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। ठीक है, ये 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है ई अध्ययन। ई अध्ययन बुक्स फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज, यानी कि इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की ही कोर्सेज की बुक्स पाई जाती हैं। तो ई अध्ययन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए ई पुस्तकों का भंडार है। ई पुस्तकें ई पीजी पाठशाला और स्वयं यूजीसी मुक्स ई पाठ से ली जा रही हैं, और ई पीजी पाठशाला ईपीजी पाठशाला ओईआर यानी कि जिसे इन्फ्लिबनेट सेंटर द्वारा विकसित और रख रखाव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजीसी मूक्स, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। और नेक्स्ट आपका लास्ट आता है ई पाठ्य जो ऑफलाइन एक्सेस है। ठीक है, बस ये आपके आपके कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड वो थे प्लेटफॉर्म्स जिनमें आपको डिजिटल लर्निंग कराया जाता है। इसके बाद आपका 4th पॉइंट है आईसीटी एंड गवर्नेंस, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ मैम, जो वर्चुअल क्लासेस वाला बता रही थी, एक बार फिर से बता देंगी? कौन सा मैम? जो वर्चुअल क्लासेस के लिए अव्यू, क्लासरूम के लिए बृहस्पति, ऐसे बता रही थी ना आप, जी वो एक बार फिर से बता देंगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अव्यू जो है ये आपकी वर्चुअल क्लासरूम को इन्वायरमेंट देता है। ठीक है, यानी कि वातावरण देता है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था ये बृहस्पति, ये आपका वर्चुअल क्लासरूम देता है, सिर्फ इतना सा अंतर था। ये क्लासरूम देता है और वो इन्वायरमेंट देता है वर्चुअल क्लासरूम का। ठीक है, जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। नहीं दीदी।
ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है?